हमें ये बात पता है कि जब भी किसी पार्टिकल को हम सर्कल में घूमता हुआ देखेंगे तो उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक होगा सेंटर की तरफ AC, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि v²/r होती है या r⍵² होती है। और एक होता है AT, जो सिर्फ स्पीड को बदलता है। और इस AT की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप इसको r अल्फा लिख सकते हैं या dv/dt लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि न्यूटन्स लॉ का कोई भी सवाल करने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 होता है एक्सीलरेशंस मानना। तो अगर आपको सवाल में कभी दिख जाए सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबसे पहले उसके एक्सीलरेशन मान लेंगे। अगर लिखा है कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है तो AT मानने की जरूरत नहीं है, AC तो मानना ही पड़ेगा। और उसके बाद ACAT मानने के बाद ये एक पहला काम है जो एकदम अलग है। फिर आप FBD देखेंगे, वो उसमें एक्सेलरेशंस नहीं होते, फोर्सेस लगते हैं FBD में। फोर्सेस हमेशा नॉर्मल, mg, टेंशन, फ्रिक्शन, डिक्शन, बिक्शन जो भी होगा वो लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर एक इक्वेशन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे, एक AC की तरफ और एक AT की तरफ, और उनको इक्वेशन लिख देंगे, सवाल खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया आपको क्या कहते हैं? तो अपन छोटे छोटे सवालों को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एकदम घटिया सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक है मास m का, L लेंथ की रस्सी से है बंधा हुआ, इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ओमेगा से घुमाया जा रहा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, फाइंड आउट टेंशन। ओमेगा से घूम रहा है, फाइंड आउट टेंशन। हेलो सक्षम, आकाश, राकेश, ओमेगा से घुमाया जा रहा है तो क्या यह पार्टिकल सर्कल में घूमेगा? घूमेगा। स्टेप 1 एक्सेलरेशन मानने। तो एक्सेलरेशन आपने मान लिया, इसके पास अंदर की तरफ होगा AC और कांस्टेंट ओमेगा है तो AT होगा नहीं। ओमेगा कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट स्पीड है, v=r ओमेगा होता है तो AT होगा नहीं। AC की वैल्यू यहां क्या लिखेंगे? L⍵²। AC की वैल्यू क्या लिखेंगे? L⍵²। बहुत ही घटिया सवाल है, पर करने का तरीका कठिन हो या घटिया, करने का तरीका सेम ही है। स्टेप 2 FBD। क्या फोर्स लग रहा है हमारे पार्टिकल पे? सिर्फ एक टेंशन, टेंशन लग रहा है। mg नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहां सब कुछ है, mg और नॉर्मल ऊपर नीचे ऐसे होंगे, यानी अगर mg दिखाना होगा तो mg इनवर्ड लगेगा। ये सब हॉरिजॉन्टल है, mg इनवर्ड लगेगा और नॉर्मल आउटवर्ड लगेगा। अरे देखिए, पर ये तो बैलेंस कर जाएंगे। तो अब फोर्सेस को तोड़ रहे हैं तो ओनली फोर्स इज T, F = ma। ये A है, ये F है, तो इक्वेशन क्या आ गई? T = ml⍵²। इससे घटिया सवाल कोई हो नहीं सकता था, तो मेरा आंसर आ गया T = ml⍵²। क्लियर है मेरी बात? सवाल का फंडामेंटल समझ में आया? करना क्या, चाहे दुनिया का कोई सवाल आ जाए, अगर आपको सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई दे तो कम से कम न्यूटन्स लॉ लिखना आपको आना चाहिए। स्टेप 1 एक्सीलरेशन, स्टेप 2 FBD, स्टेप 3 इक्वेशन। पक्का? गुड। अगला सवाल, सवाल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ध्यान से करिएगा। एक रस्सी से, एक ब्लॉक है मास m का, L लेंथ की रस्सी है, इसको थीटा एंगल पर रखकर इसको ऐसे सर्कल में घुमाते हैं, मतलब ऐसे रखा और यू सर्कल में घुमा रहा है, इस पार्टिकल को स्टार्ट कर दिया। इसे कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। L लेंथ का रस्सी है, मास m है और इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। बताइए, विद व्हाट एंगुलर स्पीड इट इज रोटेटिंग? विद व्हाट, सवाल लिखते रहिए, with what angular speed it is rotating? किस एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है?
सर्कल में घूम रहा है, किस एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि ओमेगा से कर रहा है, ओमेगा से कर रहा है। तो स्टेप 1 क्या होता है, ओमेगा मान लिया आपने, माना ओमेगा से कर रहा है, ऐसे ओमेगा से। स्टेप 1 क्या होता है, मैं भूल गया, बताइए कितना किधर एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, सेंटर की तरफ। अरे बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। सेंटर की तरफ कितना होगा एक्सेलरेशन, कितना होगा, ओमेगा आपने मान लिया है, कितना होगा इसका एक्सेलरेशन। एम कहां से आ गया बे एक्सेलरेशन में, रेडियस आर ओमेगा, एक्सेलरेशन याद ही नहीं रख पा रहे हो, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी है, इतनी बड़ी है, ये एल है, तो ये लेंथ हो गई एल साइन थीटा। अबे कॉस थीटा, ये हुआ गरीब, ये क्या हुआ, एल साइन थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। ये हो गया स्टेप 1। एक्सेलरेशन मानना तो पड़ेगा ना भाई, एक्सेलरेशन कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर एल। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, एफबीडी। एफबीडी और एक्सेलरेशन अलग चीजें हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। एफबीडी मतलब कॉज, एक्सेलरेशन मतलब इफेक्ट। मैंने ये किया तो ये हुआ, फोर्स लगाया तो फोर्स हमेशा नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल एमजी, फ्रिक्शन रुक्शन। फोर्स कभी एमए फोर्स नहीं होता, एमए नाम का कोई फोर्स नहीं होता, एमएल ओमेगा स्क्वायर नाम का कोई फोर्स नहीं होता, ऐसे कोई फोर्स नहीं होते। मेकिंग सेंस। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एमजी डाउनवर्ड और टेंशन और बोलो, एमजी डाउनवर्ड टेंशन इधर और नहीं लग रही तो बोलो ना यार, नहीं जब तुम बोलोगे नहीं लग रही तो नहीं मानूंगा। छूने से आते हैं ना फोर्स, एमजी के अलावा सारे फोर्स छूने से आते हैं। कौन छू रहा है इस पार्टिकल को, तो सिर्फ टी होगा, और कोई छू ही नहीं रहा तो कहां से फोर्स आ जाएगा, यहां से फूक थोड़ी दूंगा मैं, फूक फूक करके फोर्स लगा दूंगा। सिर्फ टेंशन और एमजी। एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो क्या करते थे, एक्सेलरेशन की दिशा में क्या फोर्स आया, तो क्या इक्वेशन आई, टी साइन थीटा। बोलते रहो, एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इज इट राइट। और इस दिशा के फोर्स बैलेंस होंगे, एक्सेलरेशन नहीं है इधर, तो ये तो एकदम स्टैंडर्ड बात है यार ना। टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो जल्दी से ओमेगा, जल्दी बताओ ओमेगा कितना आया। आ गया, आ गया हो गया, बहुत धीरे करते हो। ये साइन थीटा कैंसिल, टी की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल यहां रख दिया, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, जी अपॉन एल कॉस थीटा का अंडर रूट। बहुत धीरे करते हैं लेकिन हम लोग। ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, आ गई। अगला सवाल, अगला सवाल, एक ये वेल है, एक ये वेल है। वेल जो है ये ऐसे घूम रहा है, ये एक कंटेनर है क्यूबिक सिलेंड्रिकल, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वर्टिकल है ये पूरा, ये ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है क्या, ये ऐसे घूम रहा है। यहां पर एक आदमी चिपका हुआ है इसके साथ बिना किसी फेविकोल के, मतलब ऐसे दीवार में जाके ऐसे लटक गया है और घूम रहा है तो गिर नहीं रहा है, ठीक है, ये ऐसे चिपका हुआ है वहां पे। समझ में आ रहा है मेरी बात, इस बेल के साथ चिपक गया, ऐसे घूम रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड such that man does not slip. What is the minimum friction coefficient required such that man does not slip? ये ओमेगा से घूम रहा है,
सिलेंडर, यही होता है डेथ वेल में, मौत का कुआं में चिपका है, उसमें चल रहा है, पर उसमें एक ही जैसी बात है। रेडियस आर है, सॉरी, रेडियस ऑफ द वेल इज आर, सॉरी। क्या कर रहा है ये आदमी? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का स्टेप 1 क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या न्यूटन्स लॉ का ही स्टेप 1 है। क्या होता है? एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ होगा, कितना? आर ओमेगा स्क्वायर। प्लीज थोड़ा बोला करेंगे, जब तक बोलेंगे नहीं दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं। मैं आपको यहां पे बैठे हैं तो उसका फायदा उठाइए, बोलिए। ऑनलाइन नहीं है कि आपका बोलना मुझे सुनाई देगा, मैं चाहता हूं कि आप बोलिए आर ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए एफबीडी बनाइए, क्या क्या सेकंड स्टेप क्या होता है? क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस आदमी के ऊपर? मैं कोशिश करके अलग इसलिए बना देता हूं ताकि अब मैं कंफ्यूज कभी ना हो कि एक्सेलरेशन अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। क्या क्या फोर्सेस है बताइए? एक लग रहा होगा नॉर्मल, एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा ऊपर फ्रिक्शन। चेक करिए। और कोई फोर्स नहीं, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? n इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? और F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी। ये F क्या चीज है? जितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट की है ना फ्रिक्शन की। F क्या चीज है? किरे ना, इसके लिए इतने फ्रिक्शन चाहिए। अगर F कम लगेगा तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की। अब हम लिखते हैं, हमें पता है औकात F मैक्स कितना होता है? म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या सवाल में पूछा गया है? मिनिमम म्यू की वो स्लिप ना करे, तो यानी इतना तो हो कि जितनी जरूरत हो पूरा कर दो, हाँ तो बराबर कर दो। तो म्यू की वैल्यू आ गई g अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आ गई g अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आ गई g अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। एकदम सिंपल घटिया सवाल दे रहा हूं, पर सारे सवाल ही यही होते हैं। क्लियर है? क्या सीखा? सब में एक ही जैसा काम दिख रहा है आपको करता हुआ, क्योंकि दिमाग में बैठे तो पैटर्न कि क्या करना है हमें दिख रहा है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एक रॉड है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास m का, ये दूरी r है, इसको घुमा रहे हैं कांस्टेंट ओमेगा से, ग्रेविटी डाउनवर्ड है। व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सच दैट इट डज नॉट। अब देखो बताओ, एक अंकु कुमार हैं, इन्होंने लिखा है n और एम आर ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन तो सेम है। इस बात का क्या मतलब है? फोर्स तो नॉर्मल है, फोर्स की दिशा में ही तो होगा एक्सेलरेशन। अलग कैसे हो सकता है? एमआर ओमेगा स्क्वायर कोई फोर्स होता है क्या? क्योंकि उनके दिमाग में, उन्होंने सालों साल से पता नहीं कहां पढ़ के आए हैं, एमआर ओमेगा स्क्वायर उनको फोर्स लगता है। मेरे चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद भी एमए फोर्स लगता है। फोर्सेस नॉर्मल होते हैं, एमजी एमआर ओमेगा स्क्वायर कोई फोर्स नहीं है, ये इफेक्ट है। अब कॉज इफेक्ट के बराबर होगा तो यही तो न्यूटन रहेगा, कॉज बराबर एमए इफेक्ट। तो कॉज तो इफेक्ट के बराबर होगा, जिधर कॉज होगा उधर ही तो इफेक्ट लगेगा, इफेक्ट होगा। मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर ही तो चलूंगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक्सेलरेशन अलग चीज है, इसलिए साफ साफ बोलता हूं, समझिए। बताइए क्या कर रहा है ये पार्ट? क्या सवाल पूछा मैंने? मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सच दैट इट डज नॉट स्लिप, सच दैट इट डज नॉट स्लिप। क्या कर रहा हो ये पार्टिकल? सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अरे बताइए, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। दो ही तो फॉर्मूले है, तो आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर भैया, या ओमेगा दिया है तो आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लो, वी देगा वी स्क्वायर भैया यूज कर ले। अरे समझ में आ रहा है? फिर आया एफबीडी।
क्या क्या फोर्स है हमारे पार्टिकल पे? एफबीडी में अलग इसीलिए बनाता हूं, मुझे पता है कि तुम लोग उसी में मेरे को तो मन वही करता है कि इतना टाइम बर्बाद क्यों करूं, पर मैं अलग इसलिए बनाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो इफेक्ट है। ये फोर्सेस वो पैदा करते हैं, ये फोर्सेस का इफेक्ट वो आएगा। तो जिधर फोर्स होंगे उधर ही तो इफेक्ट आएगा। इफेक्ट अगर ये आएगा तो नेट फोर्स भी इधर चाहिए। क्या क्या फोर्सेस है? mg नॉर्मल, और क्या होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगता है? जिधर जरूरत होती है। तो फ्रिक्शन से मैंने कहा कि mg से कहा कि भैया तुम मुझे आर ओमेगा स्क्वायर की मुझे जरूरत है, प्लीज दे दो, नहीं तो मैं फिसल जाऊंगा। अगर आर ओमेगा स्क्वायर मुझे नहीं मिल पाए तो मैं सर्कल में नहीं चल पाऊंगा, रॉड निकल जाएगी, मैं फिसल जाऊंगा, प्लीज मुझे दे दो। mg ने कहा मैं कैसे दे दूं यार, मैं तो नीचे लग रहा हूं, तुम्हें एक्सेलरेशन इधर चाहिए। नॉर्मल से कहा प्लीज तुम दे दो। नॉर्मल ने कहा मैं कैसे दे दूं, मैं तो ऊपर लग रहा हूं। तो फ्रिक्शन से कहा, फ्रिक्शन ने कहा ठीक है तुम फिसलोगे नहीं इस बात से। उसने कहा, फ्रिक्शन ने कहा कि जितना चाहूं जिधर चाहूं उधर लग सकता हूं ताकि तुम फिसलो ना। अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? रॉड वहीं रह, ब्लॉक वहीं रह जाता, रॉड निकल जाती बे। अबे ब्लॉक वहीं रह जाता, रॉड निकल जाती नीचे से। अरे दिख रहा है? Yes, sir. तो कौन नहीं फिसलने दे रहा है इसको? तो फ्रिक्शन किधर लग, जिधर चाहिए उधर लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट। ये हुआ कॉज, इसने ये इफेक्ट पैदा किया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कॉज एक अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज। जिधर कॉज होगा उधर ही इफेक्ट आएगा। ये आर ओमेगा स्क्वायर कोई फोर्स होता है क्या? क्या है ये? इफेक्ट है। ये है फोर्स एफ, तो क्या आया? एफ बराबर एम, ये कौन सा एफ है? रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया, इतना फोर्स हमें चाहिए ताकि सर्कल में घूमे। अब हमने कहा कि भैया हमारी औकात कितनी है, तो एफ मैक्स लिखा, तो वो हो गया म्यू एन। एन किसके बराबर होगा? तो एफ मैक्स हो गया म्यू एम जी। तो हम क्या चाहते हैं कि एफ मैक्स इतना तो हो, जल्दी से निकाल लीजिए। हम कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? अंकु हाना बोलो बे, सुनना करो मेरी बात। और कुछ पुराना पढ़ा हुआ तो सुबह उठ के भूलो। क्लियर है? कॉज अलग चीज है, इफेक्ट। जब तक दिमाग में तुम्हारे क्लैरिटी नहीं होगी तुम जीवन में फंसे रह जाओगे ये सब करने में, इक्वेशन बनाने में। सिंपल सी बात है, जिधर फोर्स लगेगा उधर चलेगी। फ्रिक्शन ने क्या कसम खा रखी है, अगर तुझे स्लिप नहीं करना है तो तू मुझे बता तुझे कितना चाहिए, किधर चाहिए, मैं उतना उधर लगूंगा अगर मेरी औकात के अंदर होगा। ये बात हम लोगों ने कम से कम 500 बार बोली एक दूसरे को। तो देखिए कि इधर इसको अगर फिसलना नहीं है तो इसको इधर एक्सेलरेशन चाहिए। इधर एक्सेलरेशन देने के लिए किसके पास जाएगा? पहले एन के पास गया, एन कह रहा मैं कैसे दे दूं, मैं तो ऊपर लग रहा हूं भाई, इधर का एक्सेलरेशन दे दूंगा। जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन आएगा। तो कौन है यहां पे जो हमें हमारी मदद कर सकता है? तो हम उसके हाथ गए जोड़े, भाई तुम दे दो। उसने कहा कितना चाहिए? उसने कहा मुझे इतने की रिक्वायरमेंट है। उसने कहा देखो मेरी औकात देख लेता हूं, औकात ज्यादा होनी चाहिए, बस खत्म काम। मेकिंग सेंस? अबे सेंटर पे बैठ के करना सिखाया था स्यूडो फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल अभी कहां गलत सिखाया था? जो सिखाया था पहले जमीन से कर लेते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? वेरी गुड। अगला अगला एक बोल है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल बोल, जिसकी रेडियस सेंटर ये है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, की रेडियस आर है। ठीक है, हमने यहां कोई स्मूथ बोल है, स्मूथ लिख लीजिएगा। यहां से थीटा एंगल पर गए एक पार्टिकल था हमारा, थीटा एंगल पे गए, थीटा एंगल पे एक पार्टिकल को पकड़ के रखा हुआ है मैंने। छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा, आ जाएगा नीचे। हमने कहा छोड़ूंगा तो नीचे आ जाएगा। मैंने उसको अंदर की तरफ एक टक से मार दिया, एक वेलोसिटी दे दी अंदर, अंदर की तरफ वेलोसिटी दे दी। अंदर की तरफ समझ रहे? CS 3D है ना, दिख रहा है? यहां रखकर U वेलोसिटी दे दी।
तो वो यूं सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है मेरी बात? तो हमने इसको वेलोसिटी दी और इसने सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दिया। दिख रहा है क्या? क्वेश्चन है क्या वेलोसिटी दी। ठीक है सुनीत, क्लियर है? सुनो मेरी बात बेटा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो सुनीत, क्या वेलोसिटी दी कि सर्कल में घूमने लगे? मान लो v वेलोसिटी दी, तो v वेलोसिटी मान लो क्या, कैसा मोशन कर रहा है पार्टिकल, ऐसे ऐसे सर्कल में कर, दिख रहा है क्या? तो इस सबसे पहला स्टेप, कितना एक्सेलरेशन होगा इसका? r रेडियस में घूम रहा है ये, तो फिर ऐसे रुक रुक के क्यों आंसर दोगे? तो वहां तो गलत करके आ जाओगे ना। पहली बार में सही, आर ये इस सर्कल में घूम रहा है ना, तो ये है ना इसकी रेडियस, ये लेंथ आर है ना, तो क्या ये भी आर है क्या? ये आर हुआ ना बेटा, इसकी लेंथ ये कितनी हुई? तो सर्कल में घूम रहा है किस रेडियस के? तो इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ। कितना? वी स्क्वायर। अबे इस बार वी दिया है तो ओमेगा, ओमेगा कहां से मन में आता है? रट्टा मार लेते क्या? जैसे 2 सवाल के रट्टा मार लिया क्या? वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ये क्या आ गया इसका? एक्सिलरेशन। सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं? मैंने वर्ड्स में ही तो बोला है बेटा। सो हम एफबीडी बनाएंगे। एक हेमिस्फेरिकल फिक्स्ड बॉल में एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे रखा एंड आई जस्ट गेव अ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली इनवर्ड एंड इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट कि बताइए कितनी स्पीड दी है। बताइए एफबीडी बताइए। मैं यहां बना रहा हूं यहां पे, ताकि मेरे को, मैं वहां बना सकता हूं पर तुम कंफ्यूज होना बंद कर देना पहले कि एक्सेलरेशन अलग है, फोर्स अलग है, इसलिए मैं अलग बनाता हूं। ये इफेक्ट डायग्राम है, ये कॉज डायग्राम है। दो चीजें जीवन में होंगी, किसी भी चीज को पैदा करने, इफेक्ट मतलब होगा आपका रिजल्ट, कॉज मतलब आपकी पढ़ाई। तो अच्छी पढ़ाई करोगे तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, जैसा पढ़ाई वैसा रिजल्ट, इधर फोर्स उधर रिजल्ट। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? बताइए क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक mg और एक नॉर्मल सेंटर की तरफ। अरे बताइए, आई होप ये एंगल थीटा है। हाँ जी, ये कौन सा डायग्राम बनाया हमने? कॉज। ये क्या है बताइए? अब इक्वेशन, कॉज और इफेक्ट बराबर होते हैं, न्यूटन्स लॉ, F बराबर ma। बताइए किस तरफ क्या इफेक्ट है, इधर की तरफ क्या है? n साइन थीटा। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बेटा? n साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर m v स्क्वायर बाई r साइन थीटा। इस दिशा में कोई इफेक्ट है क्या? इफेक्ट यहां देखोगे, कॉज यहां। इस दिशा में कोई इफेक्ट है क्या? अबे इफेक्ट बताओ ना, इस दिशा में कोई इफेक्ट है क्या? तो इस दिशा के फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। क्या इक्वेशन आएगी बच्चे? इज इक्वल टू mg माइनस mg इक्वल टू 0। नहीं तो आप कहोगे mg भी तो लिख रहे हो, mg कोई फोर्स, mg तो फोर्स है ही है। कैन यू गेट द आंसर? कैन यू गेट द आंसर? डिवाइड कर दो, n गायब हो जाएगा, सीधे सीधे मिल जाएगा क्या? हमें v चाहिए। गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से। एक हमारे पास फ्रस्ट्रम रूपी बाल्टी थी, ऐसे दिख रही है फ्रस्ट्रम रूपी बाल्टी? अरे दिख रही है? ये जो बाल्टी है इसको आगे बढ़ाएंगे तो बाल्टी, फ्रस्ट्रम वाली बाल्टी हमेशा कोन से बनती है। कोन को ऐसे काट दो तो फ्रस्ट्रम सा ऐसा दिखेगा। दिख रहा है क्या फ्रस्ट्रम? जिसको ये बाल्टी से भी इतनी है, तो मैंने सिर्फ आपके लिए बताया, अगली बार से बताएगा भी नहीं, पक्का? इसका जो एंगल है वो है R, इसका एंगल जो है वो R है। अरे सही है, इसका एंगल क्या है? R। ये बाल्टी स्मूथ है, बाल्टी स्मूथ है, पक्का? इसके मुहाने पर, इसके ओपनिंग पर एक ब्लॉक है यहां पर जिसका मास m है।
इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी कि टॉप मोस्ट मुहाने पर वो सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल। टॉप मोस्ट मुहाने पर, यहां पर इस जगह जब बाल्टी के इस कोने पे जस्ट टॉप एच के नीचे उसको एम रखकर यू वेलोसिटी दी ताकि वो सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है क्या मेरी बात? ये सर्कल में ऐसे वेलोसिटी दी कि ये यू सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दिया, ऐसे वेलोसिटी दी होगी v। ओके, व्हाट इज द एंगल? थीटा दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है। इज इट क्लियर? एंगल पिछले साल में दिया था, इसमें भी दिया है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड गिवन टू द पार्टिकल? सर्कल में घूम रहा है, व्हाट इज द स्पीड गिवन टू द पार्टिकल? उस ओपनिंग का रेडियस r है, 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 ओपनिंग का रेडियस r है। r रेडियस के सर्कल में ऐसे घूमने लगा। ओपनिंग का रेडियस r है। नॉर्मल किसके हिसाब से? नॉर्मल सरफेस के हिसाब से, जस्ट अंदर ही होगा तो सरफेस ही बताएगी, पार्टिकल का तो साइज ही नहीं, जस्ट अंदर है, हवा में थोड़ी होगा, जस्ट अंदर ही है। और अच्छा सवाल है आपका, कंफ्यूजन जायज है क्योंकि मैंने कहा था अंदर टॉप एज, पर जस्ट अंदर है पार्टिकल, सर्कल में ऐसे घूम रहा है। क्या होगा सर्कल में घूम रहा है तो? सबसे पहला स्टेप कितना है? किधर? सेंटर की तरफ, v स्क्वायर बाई r। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? mg नीचे। अब मैं यही बना दूं क्या, चलेगा क्या यार? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, थोड़ा मोटा बना देता हूं, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए कि फोर्स अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज है। ये हो गया mg, और नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल, ये दोनों लाइनें कितना एंगल बना रही हैं एक दूसरे के बीच में? थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। बताइए, अरे दिख गए ये मोटे मोटे कॉज और वी स्क्वायर इफेक्ट, वी स्क्वायर बाई आर। बताइए कौन इफेक्ट देगा? एन कॉस थीटा। तो क्या इक्वेशन? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन बोलिए। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। हमें क्या चाहिए था? स्पीड। भाग दे दिया तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी टेन थीटा। भाग दे दिया कॉट थीटा, क्या आर जी कॉट थीटा। v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी कॉट थीटा। आंसर एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी कॉट थीटा। पक्का? गुड। ये एक रॉड थी, इस रॉड से दो रस्सियां ऐसे टांगी, यहां एक पार्टिकल है मास m का, दूसरी रस्सी हमने ऐसे टांगी यहां पर, ये लेंथ दोनों रस्सियों की लेंथ l है, ये एंगल दोनों रस्सियों जब इस दीवार से बना रही है वो थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है। और इसको हमने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे लेकर ऐसे अंदर वेलोसिटी दी तो ऐसे घूमने लगेगा, तो दिख रहा है क्या आपको? इसको ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया, पार्टिकल ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया, दिख रहा है? ग्रेविटी नीचे की तरफ है, फोटो दिख रही, समझ में आया? Yes, और इसका ओमेगा ओमेगा है, का ओमेगा ओमेगा है। फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। बताइए।
स्टेप 1 एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर। आर दिया है बे, लिखने में आ जाता है पर नहीं आ पाता। बोलने में लाओ ना बेटा। कैसे, कितना रेडियस है इसका? तो इसका एक्सेलरेशन बनाएंगे पहले, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। फिर क्या बनाएंगे? एफ बी डी, फोर कॉस डायग्राम में एफ बी डी। क्या क्या फोर्सेस है मेरे बच्चों? एम जी नीचे, और बताइए टेंशन कहां? T1, बहुत बढ़िया, दो अलग अलग रस्सियां हैं, T1 और इधर T2। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बताइए इक्वेशन, बताइए इक्वेशन। अंदर अब फोर्सेस के कंपोनेंट करने आते हैं। इस दिशा में कौन सा फोर्स है? बहुत बढ़िया। तो क्या है इक्वेशन? T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा। एम आई राइट? यानी इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो साइन थीटा कैंसिल, तो T1 प्लस T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर L। इज इट राइट? और दूसरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है हमेशा। इस दिशा में फोर्सेस हैं, इस दिशा में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। क्या क्या फोर्सेस हैं इस दिशा में? हाँ, माइनस T2 कॉस थीटा माइनस mg। तो यहां पे हमने ये कॉस, वो इफेक्ट, इसमें क्या है? कॉस कॉस है, T1 कॉस थीटा माइनस T2 कॉस थीटा माइनस mg बराबर 0, क्योंकि यहां इस दिशा में कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ जी, तो इससे हमारे पास आ गया T1 माइनस T2 बराबर mg सेक थीटा। एम आई राइट? तो ये आ गया T1 माइनस T2, ये आ गया T1 प्लस T2। कैन यू फाइंड आउट T1 एंड T2? कैन यू फाइंड आउट T1 एंड T2? कितना आ गया बताइए? T1 एंड T2 सॉल्व करिए, पहले जोड़ दीजिए। क्या आया T1? T1 क्या आया? m ओमेगा स्क्वायर L प्लस mg सेक थीटा बाई 2। और T2 कितना आया? m ओमेगा स्क्वायर L माइनस mg सेक थीटा बाई 2। ये आंसर आ गया। ये सवाल जे एडवांस में आया था। सवाल ये था कि ओमेगा कितना होना चाहिए कि कोई भी रस्सी स्लैक ना करे। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा such that no string got slacked? No string got slacked. No string got slacked. तो दुनिया में कोई भी सवाल वो पूछे, अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ये तो करना ही पड़ेगा। कभी आपके साथ शायद पूछेगी ना पूछे, आपको सर्कुलर मोशन में अगर डायनामिक्स की बात कर रहा है, फोर्सेस की बात कर रहा है, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या चाहता है? ओमेगा इतना होगी, स्लैक ना करे। तो ये दोनों रस्सियां स्लैक ना करे चाहता है, यानी वो चाहता है कि T1 भी 0 से बड़ा हो और T2 भी 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होगा मतलब कुछ वैल्यू होगी टेंशन की। स्लैक ना करेगा क्या मतलब? वो टेंशन 0 ना हो। तो इसमें 0 होने के किसके चांसेस हैं? T2 के। T1 तो साला प्लस प्लस करके कैसे कोई चीज 0 होगी? अब समझ में आ रहा है? तो इसमें भी आधे बच्चे किसको स्लैक कराएं? T1, क्योंकि पहले सोच लो सारा ज्ञान।
सवाल लिखोगे करोगे तो अपने आप यू विल गेट टू द आंसर। अब आपको दिखा कि भैया दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी चिंता क्यों करूं। अरे कोई पॉजिटिव नंबर जीरो थोड़ी हो जाएगा, ये जुड़ जुड़ के कोई चीज जीरो थोड़ी हो जाएगी। जीरो ये हो सकता है, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो T1 जीरो नहीं होगा, तो T2 तो जीरो नहीं होगा। तो हमने कहा कि व्हाट इज द कंडीशन, तो हमने कहा इसका मतलब है कि m ओमेगा स्क्वायर एल बड़ा होना चाहिए mg सेक थीटा से। अरे बताइए, यानी ओमेगा बड़ा होना चाहिए g बाई एल कॉस थीटा के अंडर रूट से। आंसर, सवाल खत्म। फंडामेंटल से ही सब कुछ होगा। और आपके यहां कोई अभी ऐसे सवाल भी अभी नहीं कोई पूछने वाला है आपसे कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा मैथ्स लगाने की, पर मुश्किल सवाल भी फंडामेंटल से हो जाते हैं और एक एक लाइन में हो जाएंगे अगर आपने सही से किया। करना क्या, बार बार एक ही स्टेप, खड़ 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 तेज हाथ चलाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो। यस हर्ष कुमार, मतलब टेंशन जीरो ना हो, जीरो ना हो मतलब पॉजिटिव रहे, इजंट इट। तो आपका आंसर आ गया कि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा से बड़ी होनी चाहिए। यही सवाल आया था, व्हाट वाज सवाल ये था ओरिजिनल। पर मुद्दा ये है कि सर्कल में अगर घूमते दिखे आपको, चाहे कोई सवाल आया हो, क्या करेंगे? जो एफबीडी में जो न्यूटन लॉ में हमेशा करते थे, एक्सेलरेशन माने, पर इसमें एक्सेलरेशन हमें वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर पता है। अरे बताइए, पक्का? गुड। अगला सवाल, अगला सवाल। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल सर्कल पर एक कार है, यहां पर ये कार इस पर चल रही है। हॉरिजॉन्टल सर्कल पर एक कार चल रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल पर एक कार चल रही है, ऐसे सर्कल पे रेडियस आर है, ठीक है, v स्पीड से चल रही है, v स्पीड से चल रही है ऐसे सर्कल पे। हो सकता है बेटा, बनाने को बनाया जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल पे कार ऐसे चल रही है, क्लियर है? द क्वेश्चन इज, if friction coefficient is mu, what is the maximum allowed speed for car to move on this circular path? Maximum allowed speed for car to move on a circular horizontal path. What is the speed, maximum speed, such that car can move on circular horizontal path? सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाथ में कार को घूमने के लिए क्या, क्लियर है? Yes, sir. क्या करें? स्टेप वन कितना है? वी स्क्वायर बाई आर, इधर की तरफ वी स्क्वायर बाई, क्या क्या फोर्सेज हैं? P normal. mg नॉर्मल ऊपर नीचे, तो ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल, दिख रहा है? Yes. सर्कल ऐसे घूम रही है, तो इस दिशा में एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन कहता तुम्हें जितना जरूरत हो मैं बताओ। अगर इफ यू वांट टू मेक अ टर्न ऑन दिस, यू नीड दिस एक्सेलरेशन, अदरवाइज यू, अगर नहीं दूंगा एक्सेलरेशन तो तुम सर्कल में घूम ही नहीं पाओगी, स्लिप कर जाओगी, बाहर चली जाओगी, इस ट्रैक पे नहीं रह पाओगी। तो तुम्हें कितना फ्रिक्शन चाहिए? उसने कहा मुझे इतना फ्रिक्शन चाहिए, तो फ्रिक्शन भी एफ है भाई, एक ही साथ बना दिया, गड़बड़ तो नहीं हो गई? पक्का समझ में आ रहा है? वी स्क्वायर बाई आर, एक्सेलरेशन अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। कलर बदल देता हूं नहीं तो भैया फिर गड़बड़ हो जाए। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, और इधर एक फोर्स एफ और चाहिए। तो आपका पास क्या इक्वेशन आई? एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या चीज है? रिक्वायरमेंट। पक्का? क्या वी बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है? क्या वी बढ़ेगा तो तेज घूमोगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा?
कभी आप तेजी से टर्न लेंगे कहीं पर भी तो फिसलने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको फ्रिक्शन की ज्यादा चाहिए। पता नहीं उतना है कि नहीं है फ्रिक्शन। अरे दिख रहा है क्या? फ्रिक्शन की औकात बताइए, म्यू एम जी। तो अगर तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई तो क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है? पर औकात तो तुम्हारे पास म्यू एम जी है, तो तुमसे कहा जाएगा सेफ है कि भैया अपनी औकात इतनी मत, जरूरत इतनी मत बढ़ाओ कि औकात से ज्यादा हो जाए। तो मैक्सिमम जरूरत कितनी हो सकती है? म्यू एम जी हो सकती है, काम चल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि यू विल नॉट स्किड, यू विल नॉट स्किड। अगर मैं वर्ड्स में बोलूं तो मैं कहूंगा यू विल नॉट स्किड इफ जरूरत इज लेस देन और इक्वल टू औकात। अबे तुम फिसलोगे नहीं, गिरोगे नहीं। जीवन में अगर तुम्हारी थी जरूरतें तुम्हारी औकात के अंदर रही तो तुम जीवन में कभी परेशान नहीं होगे। अरे समझ में आया मेरी बात? जरूरतें क्या है यहां पर? mv स्क्वायर बाई। औकात कितनी है? डाल दिया तो v की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। बताया इन्होंने, सही बताया? बताइए सही, पक्का? तो जब आप जमीन पर टर्न लेते हैं तो ज्यादा स्पीड से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको जरूरत से ज्यादा रिक्वायरमेंट आपके पास ज्यादा बढ़ जाए और औकात उतनी हो नहीं तो फिसल के गिरोगे बाहर। अरे समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, क्या समझ? फ्रिक्शन नहीं, स्पीड कम रखनी चाहिए। या तो सरफेस रफ हो, भाई तुम सड़कें तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बढ़वाया जाए इसका, पक्का? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? स्पीड। तो जब तुम स्पीड अपनी ऐसी मेंटेन रखोगे सर्कल में घूम पाओ तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ सेफ स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कई बार डायरेक्टली सवाल मग्गा मरवा देते हैं कि ये रट लो, पर रटने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो ये सब कुछ रटना नहीं है, तो सब रटना पड़ेगा। सारे केस, केस 1, केस 2, केस 2, कोरिकल पेंडुलम का केस, इसका केस, उसका केस, सारे सवाल अगर आप देखें, आज हमने 10-12 सवाल अभी किए, हर सवाल में एक ही काम, चाहे कुछ भी पूछ ले साला, वो काम एक ही हो रहा है। क्लियर है? तो v की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? म्यू आर जी। ये क्या हो गई? सेफ स्पीड। लिख लो फिर भी, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। तो अंडर रूट म्यू आर जी इज मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। Under root mu rg is the maximum safe speed on a horizontal ground. To take a turn. To take a turn of radius r. To take a turn of radius r. Making sense? न्यूटन्स लॉ का ही एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। न्यूटन्स लॉ का ही एप्लीकेशन है। पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब आपकी रियल लाइफ सिचुएशन को थोड़ा डील करते हैं। हमने सारे सवाल जो देखे उन्हीं में से सब कुछ समझ में आएगा। रियल लाइफ में हम जब जब कभी टर्न आता है तो आप भी स्लो होते होगे। टर्न जब करना होगा तो गाड़ी, साइकिल जो भी चला रहे होगे, थोड़ा स्लो करने का मन करता है, वहां स्लो होता ही हो। क्यों? तेजी से क्यों नहीं निकालते हैं? कहीं फिसल ना जाए, गाड़ी स्लिप ना कर जाए, साइकिल स्लिप ना कर जाए। पर म्यू को कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते। कभी बारिश हो जाती है तो म्यू कम हो जाता है, गीला गीला हो गया, चिकना हो गया, म्यू कम हो गया, तो उसमें और ज्यादा चांसेस है टर्न गिरने के। अरे बारिश वाले दिनों में टर्न लेना और थोड़ा सेफ रखते हुए धीरे धीरे चलो, इवन दौड़ते समय भी गिर सकते हो। अरे क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गया है? कम हो गया। पर कभी कभी हाईवेज, बड़ी बड़ी रोड्स पर गाड़ियां तेजी से चल रही होती है, तो उनको लगता है कि म्यू पे भरोसा ना करें, क्योंकि म्यू पता नहीं दे पाए ना दे पाए। म्यू पे भरोसा ना करें, म्यू पता नहीं दे पाए ना दे पाए, कि उतना हो ना पाए। कहीं हो सकता है बड़े गाड़ी चल रही हो, आप गाड़ी यहां पे चला रहे हो, अचानक से क्या हुआ कि उस पर कोई ट्रक जा रहा था, ऑयल वाला, ऑयल लीक कर गया हाईवे पे, तो ऑयल गिर गया, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एकदम खत्म। पीछे वाली गाड़ी को पता थोड़ी कि ऑयल लीक किया होगा, वो अपना, उसको आदत है, सालों से आ रहा है इस रोड पे, उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड से जूम से टर्न लिया, बाहर फेंकाएगा जाके हाईवे से, उधर गिरेगा जाके। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेलरेशन मिल नहीं पाया, म्यू कम हो गया। तो वो क्या करते हैं उसको करने के लिए रोड को थोड़ा तिरछा कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी रोड ऐसी थी, यू टर्न लेना था, ऐसी हॉरिजॉन्टल रोड पे कार ये है, इसको यू टर्न लेना था। तो दिख रहा है क्या? तो इसमें क्या होगा, एन और mg तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए इधर, ये कहेंगे हम कैसे देते भैया, तो हमने क्या किया, रोड को थोड़ा mg से कहेंगे थोड़ा तिरछा लग जाओ, तो mg थोड़ी लग जाएगा तिरछा। mg कहेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी अर्थ कहेगी कि हाँ तुमने कहा भैया प्लीज mg थोड़ा mg ऐसे लगा दो, अर्थ तो नहीं लगाएगी। तो हमने इस प्लेन को थोड़ा यू कर दिया, तो अब इसका नॉर्मल ऐसा हो गया। नॉर्मल ऐसा होते नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट हमारे काम का हो गया। अरे दिख रहा है क्या? कभी देखा हमने नॉर्मल का कंपोनेंट काम का होता हुआ आज? इसमें तो नहीं, इनों में तो नहीं देखा सर। ये देखा, नॉर्मल का ही कंपोनेंट यहां पे बिना फ्रिक्शन के घुमा दिया था सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। क्यों? क्योंकि ये दिखा यही तो है रोड। अबे यही तो रोड है, तो रोड थोड़ी बैंक कर दी ऐसे घुमा दी। अरे रोड जब ऐसे हुई तो रोड ऐसे बना दी, है वही तो है ये रोड। तो दिख रहा है, यही तो है वो नॉर्मल। अरे नॉर्मल तिरछा होते ही क्या हुआ, एक कंपोनेंट नॉर्मल का हमें दे पा रहा है, तो हम थोड़ा तेज और चल पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल भी कह रहा हम भी दे देंगे थोड़ा सा भैया फ्रिक्शन, हम और फ्रिक्शन मिलकर तुम्हें देंगे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो व्हाई वी नीड टू बैंक द रोड? Initially, we have only friction to make a horizontal turn, which is responsible to give us centripetal acceleration. Friction was the only responsible force जो हमें दे सकता था जरूरत वाला acceleration. लेकिन उसकी औकात है म्यू एन, उसकी एक मैक्सिमम औकात है, वो मनचाही वैल्यू नहीं दे पा रहा था। अरे समझ में आ रहा है? yes, तो उसके लिए हमने क्या किया, रोड को थोड़ा बैंक कर दिया। उससे क्या हुआ, फ्रिक्शन के साथ साथ जो मिलने वाला था एक नॉर्मल भी हमें मिल गया, जो हमें एक्सेलरेशन जो चाहिए वो दे पाएगा। तो हमें थोड़ा सा सहूलियत मिली। दैट्स व्हाई वी हैव टू बैंक द रोड। तो सर पर नॉर्मल भी कम हो जाएगा। नॉर्मल इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जितना चाहिए उतना लग सकता है नॉर्मल। नॉर्मल की कोई लिमिट नहीं है। ये इस समय कुर्सी के ऊपर नॉर्मल जितना लग रहा था, मैं चढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया नीचे से। नॉर्मल जितना चाहिए उतना मिल सकता है। नॉर्मल की कोई औकात नहीं होती कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखेंगे नॉर्मल की जरूरत जितनी पड़ेगी वो दे पाएगा तो ठीक है, अगर उसकी भी होती कि भैया मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां पे नॉर्मल ही तो था जो दे रहा था। नॉर्मल इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अरे दिख रहा है, नॉर्मल अगर आपको याद हो, नॉर्मल जितना चाहे उतना लग सकता है, जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा। बैलेंस करने के लिए फोर्स से जो लगता होगा, तभी तो एन हमेशा नोन रहता है हमारे लिए। पर एन पे कोई लिमिट लगाते हैं क्या हम? एन पे कोई लिमिट नहीं है, पर फ्रिक्शन की लिमिट है। इसीलिए हमें यहां पर बैंक करना पड़ा, इसलिए हमें यहां पर बैंक करना पड़ा। हर्ष कुमार ने कहा साइकिल टिल्ट कर लेते हैं, वो आएगा, वो कहानी भी रोटेशन में, वेट करिएगा। Why balancing cycle is easier when you ride than when you hold it right directly only. साइकिल को राइड करने पे तो ऐसे ऐसे कर हलाते चला तो आराम से चलती है, और खड़े खड़े रख पाओगे क्या? अरे खड़े खड़े रख पाओगे क्या? वो तो रुक गिर जाएगी। स्लो रेस भी होती है कई जगह पे, स्लो रेस होती है साइकिल की, क्योंकि स्लो करना साइकिल को मुश्किल काम है। जैसे फास्ट करने के लिए पूरी ताकत चाहिए, बस स्लो करने के लिए बैलेंसिंग चाहिए। पर वो सारी कहानी तब आएगी जब हमें पढ़ना पड़ेगा किसी चीज का गिरना उठना, ओरिएंटेशन का बदलना, जिसे कहते हैं रोटेशन। वेट करिए, सर्कुलर मोशन रोटेशन नहीं होता। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया क्या कहा मैंने? क्यों करना पड़ा हमें रोड को बैंक? दिखा आपको? बैंकिंग समझ में आई आपको कैसे? बैंकिंग आ गई सर, वेरी गुड। अगर बैंकिंग ना होगी तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या आ गई? अंडर रूट म्यू आर जी। अभी हम बैंक करके देखते हैं मैक्सिमम लिमिट कितनी आती है। अगर ज्यादा आएगी तभी फायदा है, क्योंकि उसमें एक नुकसान भी हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है बताओ बैंकिंग में? नॉर्मल का एक कंपोनेंट, जैसे हमने जमीन तिरछी की, पहले जमीन सीधी थी, तो फ्रिक्शन पूरा कह रहा हम देंगे। जैसे जमीन की नॉर्मल तो देने को तैयार है, पर फ्रिक्शन भी तो अब इसी सरफेस के अलॉन्ग लगेगा ना, तो उसका भी तो कंपोनेंट ही मिलेगा। अरे हमें हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन चाहिए, तो ऐसे में फ्रिक्शन कहता हम पूरा देंगे भैया, हम ही हॉरिजॉन्टल में है। अरे समझ में आ रहा है? पर ऐसे किया तो फ्रिक्शन तो कहेगा मैं तो इसी प्लेन में लग पाऊंगा, फ्रिक्शन तो प्लेन में ही लगेगा। तो फ्रिक्शन कहेगा कि मैं तो इधर लग पाऊंगा, तो अब तुम्हें तो चाहिए इधर,
अब दिख रहा है? Yes, sir. तुम्हें चाहिए इधर, फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन कहेगा हम थोड़ा कम देंगे, पर थोड़ा तुम कम दोगे, थोड़ा नॉर्मल देगा, हो सकता है मिलजुला के तुम लोग ज्यादा दे दो, तो चेक कर लेते हैं, ऐसे पहले नहीं बोल देंगे। अरे समझ में आया मेरी बात? बिना फ्रिक्शन के मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउड है हमें सर्कल आर रेडियस का टर्न मारने के लिए? बिना बिना बैंकिंग के कितनी? अगर इससे ज्यादा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? गुड। राइट ऑन। बैंक्ड रोड थियरी नहीं है, कोई सवाल है सिर्फ। बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड, ध्यान से देखिएगा। मान लिया ये बैंक्ड रोड है। अब ये 3 डायमेंशन में बैंक्ड रोड बना पाना मेरे लिए मुश्किल काम हो गया, तो मैंने ऐसे बना दिया कि ऐसे घूम रहा है, ये रोड का एक लेयर दिखा दी, बस ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? और यही पूरी चीज ऐसे बैंक्ड हुई होगी, तो हमने एक लाइन दिखा दी। अरे समझ में आया? इधर भी यहां होगा, फ्रस्टम टाइप दिख रहा है क्या आपको? वही फ्रस्टम ही तो है, ये दिख रहा है? वेरी गुड। तो यहां पर आपने ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां का म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां का म्यू है। क्वेश्चन है, और इसकी रेडियस आर है। टर्न जो कर रहा है, जो टर्न है उसकी रेडियस कितनी है? आर है। और हमारा इधर होगी वेलोसिटी, ऐसे घूम रहा होगा, ये है v। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड स्पीड? व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड स्पीड? व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड स्पीड? क्या क्या हो रहा होगा बताइए? पहले तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन, वो तो पता ही है आपको कितना है, v²/r। क्या पूछा है सवाल में? मैक्सिमम अलाउड स्पीड, यानी फ्रिक्शन पूरी जान लगा रहा होगा अपनी। फ्रिक्शन क्या कर रहा हो, कितना लग रहा होगा? पूरी जान। अरे बताओ ना यार, फ्रिक्शन पूरी जान लगा रहा होगा, पक्का? तो मैक्सिमम अलाउड स्पीड पूछा है, तो फ्रिक्शन पूरी जान लगा रहा होगा, तो फ्रिक्शन को पूरा म्यू एन ही लिख लें। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पूरी जान लगा रहा होगा। या बाद में करें एफ इससे बड़ा होना चाहिए, वो सब भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम जब पूछ रहा है तो फ्रिक्शन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। बताइए मेरे बेटा। तो इस पे क्या ये हो गया, इसके ऊपर एक्सेलरेशन एफबीडी, नॉर्मल म्यू एन, इधर ही तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा ताकि और मिल पाए हमारे कंपोनेंट इसका। अरे समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा होगी तो नॉर्मल कह रहा मैं अकेले नहीं दे पा रहा हूं, फ्रिक्शन मेरी मदद करो, तो फ्रिक्शन के बाद 2 चांस है, ऊपर लग सकता है या नीचे लग सकता है। इधर ऊपर लग जाता तो मदद करता, क्या ऊपर लगता तो उसका कंपोनेंट तो पीछे आ जाता है। अरे मदद करवानी इधर लगेगा, बताइए। वेरी गुड। तो मैक्सिमम अलाउड स्पीड के लिए और क्या फोर्स? mg। एक्सेलरेशन लिख चुके हैं, लाल रंग से है एफबीडी, पीले रंग से है इफेक्ट। इक्वेशन बताइए, इक्वेशन बताइए क्या आया? कौन कौन से फोर्स है? ये एंगल थीटा है, तो ये तो बार बार बताना पड़ता है, ये एंगल थीटा, हाँ एन साइन थीटा, बहुत बढ़िया, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर, अरे बताइए, mv²/r, mv²/r। हाँ जी बेटा, सही है, सही है, वेरी गुड। और दूसरी इक्वेशन फोर्स बैलेंस, एन कॉस थीटा, हाँ -mg=0। अबे म्यू एन का कॉम्पोनेंट सो जाएगा क्या? म्यू एन का कॉम्पोनेंट कहेगा मैं अब नहीं लगूंगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा माइनस mg बराबर 0। कॉस इधर, इफेक्ट इधर, आदत में डाल लीजिए। एफबीडी में कॉस लेफ्ट में लिखिए, इफेक्ट राइट में लिखिए। मैं इसको बराबर भी लिख सकता था, बराबर क्यों लिखा? मैंने माइनस में लिखा ताकि मुझे ध्यान में आए कि ये फोर्सेस हैं, ये इफेक्ट है। इस दिशा में कोई इफेक्ट नहीं था, इसलिए 0 इफेक्ट। इस दिशा में इफेक्ट एक्सेलरेशन v²/r था, तो ma F बराबर ma।
जल्दी सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करना है? वी, अरे बताइए, वी मैक्स, यही वी मैक्स वाला केस है, ये वी मैक्स वाला केस है। बताइए 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 बताइए। mg को इधर लाके भाग दे दीजिए, n कट जाएगा, सीधे आंसर आएगा। क्या है आंसर? v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन, बताइए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आया वी स्क्वायर। अरे mg को उधर ले जाके भाग दे दीजिए, भाग दे पाएंगे? ये आ गया पक्का, ये आ गया। यानी v की वैल्यू क्या आई? देखिएगा क्या लिख रहा हूं, v की वैल्यू आई अंडरवुड आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आई? यस सर। अरे मैंने कॉस थीटा का भाग दे दिया, पक्का? तो बताइए, पक्का क्लियर है? यस सर। ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू अंडरवुड आर जी टेन थीटा। ये क्या आ गई? मैक्सिमम स्पीड। ये आ गई मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितनी आई थी? रूट म्यू आर जी। अब आपकी दम है क्या ये बता पाने की कौन बड़ा कौन छोटा? इसमें इतनी अलाउड स्पीड है, उसमें वो थी। तो मैं आपकी हेल्प करता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने कहा लेट म्यू इज इक्वल टू 10 अल्फा, लेट म्यू इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितने, क्योंकि ये तो आंसर रख सकते हो, पर हमें तो ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि फायदा हुआ भी है कि साला नहीं हुआ है। तो मैंने मान लिया म्यू इज इक्वल टू 10 अल्फा, मान सकता हूं? अरे किसी नंबर को 10 अल्फा मान सकता हूं। ये पार्ट अगर स्किप भी करेंगे, मग्गा मारेंगे तब भी चल जाएगा, पर ये पार्ट अगर समझ में आए तो अच्छा लगेगा मुझे। मैंने ताकि अब आपको ये क्या निकल के आया बताइए, मैं भूल गया। ये क्या चीज है? मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑन बैंक्ड रोड, एंड व्हाट वाज दैट? मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑन द स्ट्रेट रोड, हॉरिजॉन्टल रोड। व्हाई वी वर बैंकिंग? मैक्सिमम स्पीड और बढ़ जाए तो हमारे इसलिए बैंक करने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं बैंक करने से बढ़े ना तो काहे अपना खर्चा लगाएं, हम रोड सीधी सीधी बनाएं, टावर बिछाएं, रोड बनाएं, काहे तिरछा विरछा लगा के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? तिरछा हवा में ऐसे रोड करूंगा तो यार। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? तो अब कैसे कंपेयर करें? ये तो ये अलग तरीके से लिखा है, वो अलग तरीके से लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो v बराबर अंडरवुड क्या था, ये क्या था? म्यू आर जी। मैंने क्या मान लिया, और वो वाला क्या मैं अगले पेज में लिख लेता हूं। कहां गया? इस जगह पे। नॉर्मल रोड पे कितना चाहिए था? हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी थी? हॉरिजॉन्टल रोड पर वी मैक्स अलाउड कितना था बेटा? अंडरवुड म्यू आर जी। हाँ जी। बैंक्ड रोड पे कितना था? बैंक्ड रोड पे कितना अलाउड था? वी मैक्स वहां अलाउड था अंडरवुड
आर जी टेन थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। एकदम खतरनाक है, कुछ किसी की दिख ही नहीं रहा साला, ये बड़ा वो बड़ा दिख रहा है। ऐसे समझ आपको आ रहा है तो अच्छी बात, अगर आगे इतनी मैथ्स आपको दिखती है तो मुझे पता नहीं दिखती होगी, इतना तो मुझे भरोसा है आप पर। इनमें से बड़ा कौन है समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा लेट, अब मैं थोड़ी अपनी गणित की जादूगरी देखते हैं, लेट टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। पक्का? वैसे ये स्टैंडर्ड एंगल है, टेन अल्फा इक्वल टू म्यू, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज अगर टेन अल्फा इक्वल, जैसे मान लो कोई जमीन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर नॉर्मल इधर लग रहा है, इधर देखो, उस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है म्यू एन, तो नेट फोर्स जमीन कितना लगा रही है, इनका रिजल्टेंट, जमीन से नेट फोर्स कितना मिल रहा है, इनका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट। अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं तो क्या ये एन है और ये म्यू एन है, ये रिजल्टेंट है, तो टेन अल्फा किसके बराबर आ गया, म्यू के। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, पर कोई ऐसे सवाल पूछेगा नहीं आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, पर इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो टेन अल्फा को हमने मान लिया म्यू। बताओ वी मैक्स कितना है यहां पे, अंडरवुड आर जी टेन अल्फा, और यहां वी मैक्स कितना है, बिकॉज टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अरे समझ में आ रहा है, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन अल्फा, तो ये आ गया आरजी टेन थीटा प्लस अल्फा। बड़े एंगल का टेन ज्यादा होता है, टेन बड़े एंगल का, तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा है। जीवन आसान। अब हमें पता है कि बढ़िया हुआ हमने बैंक कर दी, और कोई बैंक हम 90 डिग्री 70 डिग्री पे नहीं करते, 10-5 डिग्री पे ही होती है। थीटा और म्यू छोटे छोटे एंगल्स हैं, थीटा और अल्फा। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? तो इसमें क्या पता चला कि यस, बैंकिंग इज अ फेवरेबल कंडीशन। बिल्कुल सही है हर्ष, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से देखिए, अगर ये तो हो गया मैक्सिमम स्पीड, कितनी अलाउड है, पक्का? अगर थोड़ा सा धीरे चलता, थोड़ा सा धीरे चलता, तो फ्रिक्शन कहता मैं थोड़ा और कम हो जाता हूं भैया, नॉर्मल तो नॉर्मल है, फ्रिक्शन कहता मैं थोड़ा, जितनी कम जरूरत होगी अब तो फ्रिक्शन क्या करेगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। थोड़ा और धीरे चलता तो क्या होता, फ्रिक्शन और कम हो जाता। एक समय इतना धीरे चलता कि फ्रिक्शन लगता ही नहीं, वो कब को होता, जो हमने वो बैंकिंग वाला सवाल किया था, स्मूथ वाला, अरे याद है आपको, उसमें क्या स्पीड आई थी, उसमें स्पीड अगर हम निकालेंगे ये आई थी, पर हमने यहां से एंगल मानना था, अगर यहां से एंगल मानते तो क्या आती, टेन थीटा हो जाती। अरे बताओ ना, लिखो नोट करके, नोट करके लिखो, इफ we reduce our speed from maximum speed, if we reduce our speed from maximum speed, the requirement of friction will decrease. Requirement of friction decrease. Okay? Requirement of friction decrease. And if we make our speed v is equal to
अंडरवुड आरजी टेन थीटा, आरजी टेन थीटा then car can move without friction. कार कैन मूव यानी पूरा वहां पे ऑयल गिर चुका हो चपक के, फिर भी हम इस स्पीड से जाएंगे, मस्त चलेंगे। भी कितना आ गया, रूट आरजी टेन थीटा। तो कार क्या हो जाएगी हमारी, बिना फ्रिक्शन के ही घूम जाएगी। इसे कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या कहते हैं इसे, ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम इसलिए है कि फ्रिक्शन की दरकार नहीं है मुझे, बिना फ्रिक्शन के मेरा काम चल रहा है। पक्का। एंड इफ वी रिड्यूस आवर स्पीड फर्दर, और धीरे चलेंगे, और धीरे चलेंगे, then friction has to act in upward direction. Friction has to act in upward direction. पक्का। फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, अपवर्ड, क्योंकि अब चाहिए मैं भैया फोर्स ज्यादा हो, एन का कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा अब तो उसको बैलेंस करेंगे। फ्रिक्शन कहेगा भैया उल्टा लगाओ, तो फ्रिक्शन उल्टा तो मतलब ऊपर लगेगा तभी तो उल्टा आएगा। अरे याद है ना, अगर आप फ्रिक्शन नीचे लग के उधर लगता तो इसको कमजोर करता नॉर्मल को। क्लियर है क्या मेरी बात। तो पूरी बैंकिंग और रोड पे अच्छे सवालों की कहानी का बेसिक बात जो आपको याद रखनी चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड में, कि भाई अगर आपका स्पीड, यहां पर आपका स्पीड v की वैल्यू अंडरवुड आरजी टेन थीटा है, v नॉट आरजी टेन थीटा है, तो इस केस में आपके ऊपर जो फोर्सेस का एफबीडी बना दिया ताकि समझ में आ जाए, सिर्फ दो फोर्स से काम चल जाएगा, mg नॉर्मल। पक्का। अगर आपकी स्पीड v ग्रेटर देन v नॉट है, v ग्रेटर देन v नॉट है, तो उस केस में आपका जो एफबीडी होगा, फिर से सर्कल में घूम रहे हैं, आपका जो एफबीडी होगा उसमें mg नीचे, नॉर्मल इधर और फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि v ज्यादा है तो ज्यादा अंदर चाहिए एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्लियर है। और इस केस में v मैक्सिमम आ गया अंडरवुड आरजी टेन थीटा प्लस अल्फा, वेयर टेन अल्फा इज म्यू, टेन अल्फा इज म्यू। यानी या तो ऐसा एफबीडी कब बनेगा, जब तेज चल रहे होगे, और तेज की भी एक लिमिट है, इससे ज्यादा तेज चले तो गिरोगे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात। इस गिरोगे मतलब फिसल जाओगे, या नीचे या ऊपर कहीं फिसल जाओगे। अरे ऊपर फिका जाओगे या नीचे फिका जाओगे, डिपेंडिंग अपन देखेंगे क्या होगा। ऐसे सोचो किधर फिकाओगे। अगर तुम सोचोगे एक ऐसा, मैंने यहां पर एक तार लिया, बेस्ट एग्जांपल, ये तार लिया मैंने यहां पे, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या हुआ, ऊपर फिका रहा है, तो अगर बहुत तेज घूमोगे तो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, ऊपर फिका जाओगे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात, दिख रहा है। और धीरे कर दिया तो क्या होगा, छोटा होता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है, और बहुत धीरे कर दोगे तो नीचे आ जाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अगर आपने ऑप्टिमम स्पीड से चले तो कैसा एफबीडी बनाएंगे, नॉर्मल और एमजी। और अगर आपने तेज उससे चलाई तो, पर इसमें भी इसकी स्पीड को वी मैक्स से तो छोटा ही होना पड़ेगा, वी मैक्स में पूरा फ्रिक्शन लग जाएगा। और अगर आपने स्लो किया, स्लो चलाने की कोशिश की, स्लो चला रहे हैं यानी v लेस देन v नॉट है, तो उस केस में आप ऐसे घूमना चाहते हैं तो एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस आएंगे, mg इधर, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन अपवर्ड। आप कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि तेज जब चलते हैं, याद कैसे रखेंगे, कैसे, आपको ये फोटो बनाएंगे उस समय आपको दिख जाएगा, तेज घुमाएंगे तो क्या वो ऊपर उठता है, तो ऊपर ना जाए तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, तो तेज चलाने में फ्रिक्शन नीचे। धीरे घुमाएंगे तो क्या होगा,
नीचे आएगा तो हम चाहते हैं वहीं रहो, तो फ्रिक्शन किधर, ऊपर, ताकि याद रहे। और एक ऑप्टिमम स्पीड से घुमाएंगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मिनिमम स्पीड? कैसे करेंगे? वही फ्रिक्शन को किसके बराबर कर देंगे, म्यू एन के। फिर से सारी इक्वेशन लिखेंगे, अरे सही है। Yes, sir. तो उससे आपके पास आएगा एक वी मिनिमम कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा हो गया तो फिर तो फिसल जाओगे। और इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस अल्फा। अरे समझ में आया मेरी बात? अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस अल्फा। तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस अल्फा और टेन थीटा माइनस अल्फा, ये इसकी अलाउड स्पीड है बैंकिंग ऑफ रोड में। मेकिंग सेंस? दिस क्लास हियर ओनली। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ। प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्लीज बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं उखड़ पाएगा, ये याद के रख के चलिए। जब तक आपको अपने ज्ञान को यूज नहीं करेंगे, सवाल नहीं लगाएंगे, वो ज्ञान उलनछू हो जाएगा, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। If you find it worthy, please scan this QR code and contribute whatever you can.